हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभ्युदय केंद्र मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस देना मत भूलिएगा आप लोग। मैं देख रहा हूं बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन लेक्चर्स में कम होती जा रही है, चाहे वो सीसैट के लेक्चर हों, चाहे वो हिस्ट्री का लेक्चर हो या किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर हो। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं सीरियसली CSE 2021, तो ये लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इस वजह से प्रॉपर क्लास अटेंड करिए आप लोग। कोई भी प्रॉब्लम है आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कंसल्ट करिए अपने कोऑर्डिनेटर को या संबंधित फैकल्टी को, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखिए। उसमें कोई भी देरी या उसमें कोई भी लापरवाही किसी भी प्रकार की आप मत कीजिए। ओके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है ना? जो भी मेहनत आपके द्वारा की जाएगी वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं कि आपका जो लेवल है, आपने जो स्टडी की है, अपनी जो तैयारी की है, वो किस हद तक की है। ओके, तो चलिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन। पिछले टॉपिक में हमने यहीं पर छोड़ा था, आपको इन्फ्लेशन बता दिया था क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बता दिए थे। इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आपकी बता दिया था। WPI, CPI, IIP, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन सब पे बात हम कर चुके थे। ठीक है ना? इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक और टर्म है फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र। इसकी चर्चा करेंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। देखिए, ये कर्व क्या है? ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, जैसा कि मैंने आपको ये जो फिलिप्स कर्व है वो मैं थ्योरेटिकल आपको बता दिया था। ओके, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फिलिप्स कर्व है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के अंतर संबंधों को बताता है। क्या कहता है ये कि देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर एक निश्चित दर तक मुद्रास्फीति बढ़ती है तो रोजगार बढ़ेगा। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुद्रास्फीति के साथ रोजगार घटने लगता है। जब मुद्रास्फीति एक स्तर से ज्यादा बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, जो रोजगार है वो घटने लगता है। बस यही आपको यहां पर समझना है। ठीक है? अगर आप कर्व बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर आप बेरोजगारी को देख सकते हैं। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति को एक्स एक्सिस पर और बेरोजगारी को वाई एक्सिस पर। ओके, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन 3% है। कितना है? 3% है। आगे चल के ये 3.5% हो गया, 4% हो गया, 4.5% हो गया, 5% हो गया, 5.5% हो गया। ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है ना? तो मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ये कर्व बनता है इस प्रकार से, ऐसे ये। ठीक है ना? यहां पर आते आते मान लीजिए 100% संसाधनों का उपयोग हो गया।
उपयोग हो गया, यहाँ पर 90% संसाधनों का उपयोग हो गया, देन 80%, 70, 60 एंड 50%। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर बेरोजगारी क्या हो रही है, घटती जा रही है और यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन एक हद तक अगर एक लिमिटेड रहती है, जैसे अगर यहाँ तक है ये, तो फिर क्या है कि बेरोजगारी का स्तर उतना नहीं बढ़ेगा। किसी भी, आप लिख सकते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित मुद्रास्फीति की आवश्यकता होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 5.5 to 6% की मुद्रास्फीति है तो इसको ठीक माना जा सकता है, और जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक उस देश का विकास सुनिश्चित नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलिप्स वक्र के माध्यम से आरबीआई द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को पहचाना गया है, जो कि 3% से लेकर 5.5% या आप कह सकते हैं कि 6% के बीच में रखी जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर इष्टतम संसाधनों का प्रयोग हो पाएगा। ओके, तो ये है फिलिप्स वक्र। चलिए अब हम समझते हैं आगे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में हम समझने की प्रयास करेंगे। ओके, चलिए समझते हैं क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय। आपको पता है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से निपटना क्यों है? क्योंकि ये महंगाई को बढ़ा रही है, वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, मनी का फ्लो मार्केट में ज्यादा हो गया है, यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, यही तो है ना। ठीक है ना। तो अब किसी भी राज्य के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वो अपने यहाँ महंगाई को कंट्रोल कर पाए। जैसे वर्तमान सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इससे क्या है कि इन्फ्लेशन रेट बराबर बढ़ता चला जा रहा। तो इससे आप देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ने से गरीबी की भी समस्या बढ़ रही है और रोजगार की भी समस्या बढ़ रही है। ओके, तो ये सारी समस्याएं इसी नाते, इन्फ्लेशन के नाते इंक्रीज होती चली जा रही हैं। इसके लिए हमने कुछ उपाय किए हैं कि जैसे कुछ ऐसी संस्थाएं थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उनको हमने कैग के दायरे से बाहर किया ताकि उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप न किया जा सके। जैसे एफसीआई को हमने कैग के दायरे से बाहर कर दिया, और इसके अलावा मुद्रास्फीति ना बढ़ पाए इसके अलावा हमने क्या शुरू किया, पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया, टारगेट पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया, अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट की। ठीक है ना। और हमने पीडीएस कब स्टार्ट किया था? ऐसे तो 1947 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन बेसिकली 1965, टारगेट पीडीएस 1997 और अंत्योदय अन्न योजना 2000 से स्टार्ट की थी। ठीक है, या 2001 का 2001 से अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया। तो ये भी हमने प्रावधान किए हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। ओके, यानी कि महंगाई को रोकने के लिए। तो इसके अलावा लेकिन अब ये सारे जो कारक हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मांग को तो कंट्रोल कर ले जा रहे हैं, लेकिन और आपूर्ति को कम कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपूर्ति इनको कम दाम वाले जो संसाधन हैं उनसे इनको आपूर्ति हो जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। तो कई सारे उपायों का हम जिक्र करेंगे यहां पर। जैसे सबसे पहले तो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करके कैसे? जब भ्रष्टाचार कम होगा तो लोगों के पास हाथ में पैसा कम रहेगा, यानी कि जो ब्लैक मनी है वो नहीं रहेगा। पारदर्शिता आएगी तो पारदर्शिता से भ्रष्टाचार में लगाम लगेगी। पारदर्शिता लाकर लोग सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता था? जिसके पास ब्लैक मनी आता था, ब्लैक मनी जिसपे वो कर नहीं देता है। ठीक है ना। तो एक तो भ्रष्टाचार कम करके हम लोगों के पास पैसे को
कंट्रोल कर सकते हैं। कम नहीं करना है हमें, हमें उतना नियमित रखना है जितने की उसको आवश्यकता है। ओके। दूसरा इन्फ्लेशन को कम करने का तरीका है कि सार्वजनिक व्यय का उचित प्रबंधन करके। इसका मतलब है कि जो हमारा राजस्व व्यय है यानी कि राजकोषीय घाटा है उसको हम नियंत्रित करें। किसको नियंत्रित करें? राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करें। अगर हम सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित कर पाए, सार्वजनिक व्यय का मतलब जो भारत सरकार बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके थ्रू पैसा मार्केट में लाती है या अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाती है, तो अगर हम इसको उचित मैनेजमेंट कर पाए कि सिर्फ उतना ही पैसा मार्केट में लाया जाए जितने की आवश्यकता है, तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा सब्सिडी लीकेज को रोककर अब सब्सिडी लीकेज को अगर रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे? इसका एक माध्यम है जो भारत सरकार भी अपना रही है, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे उपभोक्ता यानी कि जो भी लाभार्थी है उसके खाते में पैसा भेजकर, ताकि बीच का जो चैनल है जो लीकेज होता है उस लीकेज को रोका जा सके, बंद किया जा सके। ओके। डीबीटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? जैम अपना रहे हैं, आप सभी जानते हैं। जैम मतलब जनधन आधार मोबाइल। ओके, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाकर, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाकर, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक कार्ड्स का प्रचलन बढ़ाकर, ये भी एक समाधान कर सकता है। अगला पॉइंट है ब्याज दरों को नियंत्रित करके। जब ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, अगर ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी तो ब्याज दर बढ़ाने का एक इफेक्ट क्या होगा कि लोग ऋण लेना कम कर देंगे, और जब ऋण लेना कम कर देंगे तो उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो मांग घट जाएगी। मांग घटने का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप कम होने लगेगा। दूसरा एक तरीका और है, ब्याज दर नियंत्रित करने का एक और फायदा ये होगा कि लोग जो अपनी सेविंग नहीं कर रहे हैं वो अपने पैसे की सेविंग करेंगे, और सेविंग करने के लिए वो पैसा बैंक में डालेंगे ताकि उनको उस पर उचित ब्याज मिल सके। इस कारण भी लोगों के पास तरलता की कमी हो जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ओके, ये तो थे सारे, आप कह सकते हो कि जो लागत पक्ष है यानी कि मांग पक्ष है, मांग पक्ष से कैसे जो उपाय हैं कैसे निपटा जाए उसके लिए थे। ठीक है। इसके अलावा एक और मांग पक्ष में कि जाली नोटों के प्रचलन को रोककर या इसका समाधान करके। ओके, ये मांग पक्ष से इन्फ्लेशन निपटने के तरीके थे। अब हम बात करेंगे कि आपूर्ति पक्ष जो है उसको बढ़ाने का कारक। आपूर्ति पक्ष बढ़ाने का कारक। ओके, चलिए, पहला है आपूर्ति को कैसे बढ़ाएंगे। आपको पता है बफर स्टॉक है हमारे पास, तो बफर स्टॉक को बढ़ाकर हम आपूर्ति पक्ष को कंट्रोल कर सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर। तीसरा पॉइंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाकर। ठीक है ना, मान लीजिए हम जीएम सीड्स का उपयोग करने लगे तो हमारी फसल कैसी होगी? ज्यादा रेजिलिएंट होगी, तो हम उसका उत्पादन और फसल की उत्पादकता को भी बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा विदेशी सहयोग लेकर, है ना, अगर हम विदेश की कॉपरेशन करते हैं, फॉरेन से कॉपरेशन करते हैं, तब भी हम अपनी आपूर्ति को बढ़ा पाते हैं। कई बार क्या होता है, फसल नष्ट होने के संबंध में हमें कई चीजों का या कई फसलों का आयात करना पड़ता है, कई सारे उत्पादों का भी आयात करना पड़ता है। ओके, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है कुछ भी ये जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझना है कि आप इन्फ्लेशन को कैसे या किन टूल्स के माध्यम से रोक सकते हैं। फिर आपूर्ति को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, निवेश को बढ़ाने के जो तरीके हैं उनको अपनाकर। ओके, कैसे निवेश को इंक्रीज किया जाए। इसके बाद जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको समाप्त करके, देखिए जो भी व्यापार करने में बैरियर्स आ रहे हैं, चाहे वो शुल्क को लेवल पर हो, चाहे वो कर के लेवल पर हो, चाहे वो रेट टेपिज्म के लेवल पर हो, तो इन सारे जो मुद्दे हैं, इसीलिए तो हम एलपीजी रिफॉर्म लाए थे। उदारीकरण की प्रक्रिया तो हमने इसीलिए शुरू की थी। तो ट्रेड बैरियर्स जो भी हैं अन्य देशों के साथ, हालांकि डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद हमने ट्रेड बैरियर्स को धीरे धीरे घटाया है या तो कम कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा? प्रशिक्षण देना पड़ेगा लोगों को, यानी कि जो सरकारी मशीनरी है उसको खास तौर से प्रशिक्षण और प्रबंधन की उचित व्यवस्था को बढ़ाना। ओके, इसके बाद और क्या कर सकते हैं? आपूर्ति के पक्ष को बढ़ाने के लिए एक और काम कर सकते हैं कि जमाखोरी को रोकें। इससे भी महंगाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कालाबाजारी पर नियंत्रण करें, इससे भी आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एग्जिम पॉलिसी है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है, उसको अनुकूल बनाया जाए ट्रेड के, तब भी आप क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट अगर हो तो पूछ लीजिए, बताइए। ये सारे तरीके हैं इन्फ्लेशन को कम करने के। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कम करने का एक तरीका है राजकोषीय उपाय। क्या तरीका है? हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने के उपाय या नियंत्रित करने के उपाय। आप यहां पर नियंत्रित शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, नियंत्रित करने के उपाय। तो एक उपाय और है कि हम राजकोषीय उपाय अपनाएं। कौन सा उपाय अपनाएं? राजकोषीय उपाय अपनाएं। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत क्या करेंगे हम? सरकार द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं उसमें अगर कमी कर दी जाए तो क्या होगा कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी कर दी जाएगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। सस्ती होने का मतलब क्या है कि जो आपूर्ति है वो प्रभावित नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक व्यय करती है सरकार उसको भी यहां पर रोका जा सकता है। ये सारे राजकोषीय उपाय हैं। इसी के लिए हमने एफआरबीएम बनाया था, आपने पढ़ा था राजकोषीय उपाय, यानी कि हमने राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए, तो आप यहां लिख सकते हैं सरकार द्वारा
इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके। दूसरा प्रशासनिक उपाय, जो आपने पीछे उपाय पढ़े हैं उसमें कई सारे उपाय प्रशासनिक उपाय भी हैं, जैसे जमाखोरी को रोककर। तो जमाखोरी को रोकने का काम कौन करेगा? प्रशासन ही तो करेगा। प्रशासन ही जमाखोरी को रोकने के लिए उपाय कर सकता है या जमाखोरी को रोक सकता है। फिर अगर महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब आपूर्ति प्रभावित हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं? आयात को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। कैसे आयात को बढ़ाएंगे? अब सरकार तो आयात करने नहीं लगेगी या प्रशासनिक मशीनरी आयात तो करने नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे? चलिए बताइए। आयातकों को प्रोत्साहित करके, आयातकों को प्रोत्साहित करके, या फिर आयात शुल्क को घटाकर। मतलब हम किसी भी वस्तु को आयात करने की अनुकूल स्थितियां पैदा करें, और अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारा आयात बढ़ जाएगा। ओके। अब चूंकि सरकार अपनी एजेंसी से ट्रेड कराती है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? आयात करने के लिए फिर से उसे अपने चैनल का ही यूज करना पड़ेगा, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, चाहे वो कोई और सिस्टम हो, ठीक है ना। तो उसे अपने एजेंसी का और अपने चैनल का ही यूज करके, तो इसमें प्रशासन पूरी हेल्प करेगा। ये प्रशासनिक उपाय है। इसके अलावा अगर आयात को बढ़ाना है, एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, क्या सिर्फ आयात को प्रतिबंधित करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं। दूसरे उपाय में आप ये भी कह सकते हैं कि निर्यात को कंट्रोल करके। क्या करके? आप चाहिए तो लिखते रहिए निर्यात को, मैं इसीलिए बहुत आराम से इसको आसानी से आप समझ पाएं बड़ा लिख रहा हूं और आपको समझ में दिखता रहे, इस तरीके से बता रहा हूं। निर्यात को प्रतिबंधित करके। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इन्फ्लेशन। इसके बाद हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट की चर्चा करेंगे, कैपिटल मार्केट की चर्चा करेंगे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ठीक है ना। निर्यात को प्रतिबंधित करके, मतलब निर्यात को प्रतिबंधित कैसे करेंगे कि हम न्यूनतम निर्यात कोटा बना देंगे, न्यूनतम निर्यात कोटा। इसके माध्यम से निर्यात को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा निश्चित कीमत से कम पर भी हम एक मानक बना सकते हैं कि एक निश्चित कीमत से कम पर निर्यात नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हमारे पास सीमित मात्रा में है। अब अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनके निर्यात होने का डर हमेशा बना रहेगा, जैसे गेहूं, चावल, है ना, या कोई भी इस प्रकार की वस्तु। इसके अलावा और क्या उपाय आप अपना सकते हैं? तीसरा उपाय, वायदा कारोबार पर रोक लगाकर, वायदा कारोबार पर रोक लगाकर। ओके। जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जब हम लोग अभी शेयर मार्केट पढ़ेंगे आके, अपने जो प्रतिभूति वाला जो अपना चैप्टर आएगा फाइनेंशियल सिस्टम के बाद, उसमें हम लोग इसको जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, वायदा कारोबार के बारे में चर्चा करेंगे, इन सब की चर्चा उसमें करेंगे। तो इस पर भी रोक लगाकर। इसके बाद जो स्टॉक होगा सामानों का या वस्तुओं का, इसकी सीमा को निर्धारित करके, सीमा को निर्धारित करके,
जिससे कालाबाजारी को रोका जा सके। हालांकि ये जो प्रयास है वो स्टेट करते हैं, ठीक है, ये सारे प्रयास हो गए। इसके अलावा एक प्रयास और किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करती है। देखिए कैसे दोनों काम करते हैं। देखिए अगर रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का, इन दोनों टूल्स का यूज सरकार लिक्विडिटी को बढ़ाने में या लिक्विडिटी को घटाने में प्रयोग करती है, ठीक है ना। जब अभी आरबीआई के चैप्टर में आएंगे तो इसको हम लोग आगे डिटेल में समझ लेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि आरबीआई भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से। उसके टूल हो सकते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओ, ठीक है ना, ये सारे उसके टूल हो सकते हैं। एसएलआर ये भी इसका टूल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं अपने सॉरी अभी इन्फ्लेशन में देखिए कुछ चीजें और रह गई हैं आपकी, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन को निकालते कैसे हैं। बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो इन्फ्लेशन है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए एक तो फॉर्मूला समझिए आप कि इन्फ्लेशन इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर, ठीक है ना। अब यहीं से इन्फ्लेशन निकलने लगेगा। कैसे इन्फ्लेशन निकलेगा, यानी कि मुद्रास्फीति की गणना होगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हम साबुन का एग्जांपल लेते हैं, सभी यूज करते होंगे सोप, कोई किसी प्रकार कोई डव यूज करता होगा, कोई लक्स यूज करता होगा, कोई हमाम यूज करता होगा, सभी करते होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि साबुन का जो दाम था वो 2016 में 10 रुपए था और 2021 आज इसका जो मूल्य है वो 15 रुपए है। कितना है? 15 रुपए। तो अगर हमें इन्फ्लेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मतलब 50% की ग्रोथ हुई है, यही तो निकल के आया बाहर। क्या ये सही तरीका है इन्फ्लेशन को मापने का? नहीं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा काम केवल साबुन से तो नहीं चलेगा, इसके अलावा भी अन्य वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो फिर उनको कैसे क्या उनको सबको अलग अलग इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे तो मुद्रास्फीति कहां चली जाएगी? तो ये सही तरीका नहीं है। चलिए दूसरे तरीके पे बात करते हैं, फिर क्या सही तरीका है। हम साबुन के अलावा हम बास्केट ऑफ कमोडिटी को ले लेते हैं। एक बास्केट बनाते हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटी, ओके, इसको बढ़ा देते हैं। चलिए हमने 3 आइटम कर दिए इसमें, सोप, सेब यानी एप्पल और जूते यानी कि शूज। अब अगर हम देखें कि 2016 में ये 10 रुपए का था, एप्पल 50 रुपए केजी था और शूज 1000 रुपए के थे। लेकिन 2021 में सोप 15 रुपए का हो गया, एप्पल 60 रुपए केजी है और ये शूज 1200 के हैं। तो अब जब हम इन्फ्लेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा?
ये कितने परसेंट लिखिएगा लगभग लगभग, जब आप डिवाइड करेंगे तो 20.3% के आसपास ये इन्फ्लेशन निकलेगा। क्या ये सही मेथड है इन्फ्लेशन को निकालने का? नहीं, ये भी मेथड सही नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम हर वस्तु का डेली यूज तो नहीं करते हैं। साबुन 1 महीने में 1 बार लेते हैं, एप्पल हो सकता है कि महीने में 4 बार लेते हो, 4 केजी लेते हो, शूज साल में 1 बार लेते हैं। तो फिर अब आप इनको कैसे कैलकुलेट करोगे एक बास्केट में? इसका मतलब है हमें इसके लिए वेटेज देना पड़ेगा। यानी कि हम सभी चूंकि कमोडिटीज की सेम क्वांटिटी का यूज नहीं करते हैं, तो चूंकि हम जिस कमोडिटी की जिस ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ करेंगे उसका वेटेज ज़्यादा होगा, जिस कमोडिटी का हम कम यूज़ करेंगे उसकी उसका वेट कम होगा। तो हमने एक भारांश दिया, भारांश के देने के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों मेथड आप समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तीसरे मेथड पे आते हैं, देखते हैं क्या ये मेथड सही है। मान लेते हैं हम कि चूंकि कमोडिटीज को यूज करने की फ्रीक्वेंसी हमारी अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि फिर से वही 3 आइटम लेते हैं हम लोग, सोप, एप्पल एंड शूज। ओके, वेट, सोप चूंकि हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, महीने में 1 बार यूज करते हैं, तो मान लेते हैं इसका वेट 30 है। एप्पल महीने में 4 या 5 बार यूज करते हैं, तो इसका वेट मान लेते हैं 60 है। शूज साल में या 2 साल में 1 बार यूज करते हैं, तो इसका वेट 10 है। बेसिकली जो भी वेट होता है सारे बास्केट का, उसे हमें 100 रखना होता है ताकि हम आसानी से निकाल सकें। तो ये हमने जो वेट लिया है वो इस प्रकार से लिया है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो 100 पे आ जाए। ओके, अब हम बात करते हैं कि 2016 में क्या इसका रेट था। तो आप बताइए क्या क्या रेट था। सोप 10 रुपए का था, एप्पल 50 रुपीज़ का था, और शूज 1000 रुपये का था। ओके, 2021 में क्या हुआ, ये 15 हो गया, 60 हो गया, और ये 1200 रेट का हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर निकालेंगे इन्फ्लेशन, मतलब कि रेशियो R इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2021 करेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या निकलेगा, 1.5, 1.2 और 1.2। आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये रेशियो निकल के आएगा। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, W मिल गया, यानी कि वेट। दोनों प्राइजेस को हमने रेशियो निकाल लिया दोनों प्राइजेस का, ठीक है। अब हम जब आगे क्या करेंगे कि इस रेशियो और वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 30 45 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 1.2 72 हो जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई 10 12 हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करिए, क्या मिलेगा आपको, 5 2 7 2 9 4 8 12 129। मतलब क्या है कि ये जो अभी आपका रेशियो इनटू वेट निकला वो 129 निकला, और वेट कितना था सबका, 100 था। अब जब आप इन्फ्लेशन निकालेंगे 129 अपॉन 100 कितना निकला, 29%। ये बिल्कुल सही मेथड है इन्फ्लेशन को निकालने का। कोई डाउट यहां तक अभी आपको नहीं? तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ R इंटू डब्ल्यू, यही तो है 129 ऊपर, अपॉन सम ऑफ वेट। ये है इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको आप, ठीक है ना। इसका यहां पर R क्या है, हियर R इज इक्वल टू प्राइस इन करेंट ईयर अपॉन
प्राइस इन बेस ईयर। एंड डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है वेट assigned to each commodity। यहां तक किसी को कोई डाउट? इन्फ्लेशन निकालने का सही मेथड यही है जो आपने यहां समझा। मैंने बहुत एलोबरेट करने की कोशिश की है ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ पाए। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, फिर भी अगर डाउट है तो आप इस लाइव के बाद फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्फ्लेशन को कैसे निकाला जाता है, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या है। इस सारी चर्चा कल हमने कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ इंडेक्स और रह गए हैं, 2 या 3 इंडेक्स हैं, इनको समझ लेते हैं क्या होते हैं। एक इंडेक्स रह गया है सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स, ओके, SPI। आपको पता है कि WPI भी सर्विस को कंसीडर नहीं करती है, CPI हालांकि सर्विस को कंसीडर करती है पर ये पार्शियल रूप से सर्विस को कंसीडर करती है। तो इसलिए सर्विसेज को समझने के लिए, इनकी गिनती करने के लिए सर्विस प्राइस परफॉर्मेंस इंडेक्स की शुरुआत की बात प्रोफेसर CP चंद्रशेखर ने की। और इसको निकालता कौन है? CSO के द्वारा इसको निकाला जाता है। अभी फिलहाल इसमें 4 सर्विसेज को शामिल किया गया है, रेलवे, बैंकिंग, पोस्टल एंड टेलीकॉम। ओके, दूसरा इंडेक्स है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स से आप समझ गए होंगे कि ये कहीं बाहर का इंडेक्स है, तो आप समझ लीजिए ये लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि समुद्री रूट से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए ये डाटा पर डे रिलीज करता है, डेली, यानी कि जो कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल बाय सी। आपको पता है कि देखिए, अगर वर्ल्ड में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं तो क्या होगा कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन एक देश से दूसरे देश या किसी अन्य देश में होगा। तो ये जो इंडेक्स है वो यही बताता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस हद तक बढ़ रही हैं, ठीक है ना। और चूंकि ये डेली डाटा देता है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इस इंडेक्स में, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रोइंग, वो बढ़ रही है। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के बारे में भी आपने समझ लिया। इसके बाद एक और इंडेक्स है हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन। इसे RBI कंडक्ट करता है और RBI ही इसकी रिपोर्ट निकालता है। RBI कंडक्ट करता है और रिपोर्ट भी निकालता है। ओके, इसमें करता क्या है? ये 2005 से इसको जारी कर रहा है और इसमें करता ये है कि एक सर्वे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना, कि लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन के बारे में। इसमें वो 16 शहरों के 16 सिटी को इंक्लूड करते हैं और 5000 लोगों को शामिल करते हैं। उनसे रिव्यू लेते हैं कि भाई अगले 3 मंथ में क्या इन्फ्लेशन रहेगा या अगली 1 साल में क्या इन्फ्लेशन रेट
रहेगा या क्या महंगाई रहेगी, इस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन हो गया। आपने सर्विस परफॉर्मेंस इंडेक्स पढ़ लिया, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पढ़ लिया, हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन पढ़ लिया। इससे पहले आप है ना इंडस्ट्रियल इंडेक्स पढ़ चुके हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिना किसी हेजिटेशन के। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। क्या है? भारतीय वित्त बाजार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय वित्त बाजार। इसकी पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, भारतीय वित्त बाजार। ओके, चलिए कोशिश करूंगा थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख पाऊँ आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं कि आपकी स्क्रीन में साफ दिखाई दे रहा होगा। अब समय नहीं है कि आप कोई भी लेक्चर या वीडियो अपना मिस करें, इसलिए आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यूअस बनाए रखिए। ठीक है ना? देखिए, भारतीय वित्त बाजार क्या है इसको पहले समझते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो धन का लेन देन होता है वो कहाँ होता है? मार्केट में होता है। मार्केट का मतलब क्या है? बाजार क्या है? बाजार, देखिए बाजार को आप कैसे समझते हैं? एक समय तब था जब बाजार को आप फिजिकली रूप में समझते थे, ये व्यक्ति के बीच में शुरू हुआ, फिर ये डिजिटलाइज हुआ, टेलीफोन पे होने लगा, फिर ये अब ऑनलाइन होने लगा, इंटरनेट का माध्यम बढ़ गया, सूचना प्रौद्योगिकी का जो सिस्टम है ये बढ़ गया। अब आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, है ना, मिंत्रा जैसी साइट्स का यूज़ करते हैं और घर बैठे खरीदारी कर लेते हैं। तो अब मार्केट का स्वरूप बदल गया है। ठीक है ना? लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, लिख लीजिए आप, किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले धन के लेन देन के बाजार को क्या कहते हैं? उसका वित्तीय बाजार, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। कोई डाउट यहां तक? किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले धन के लेन देन के बाजार को, वो जहां से धन का लेन देन किया जा रहा है उसी को उसका वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? वित्तीय बाजार कहते हैं। अब जो धन का लेन देन है, धन का लेन देन वो कोई व्यक्ति या कोई संस्था क्यों करेगी? दो आधार पर करेगी, या तो उससे लाभांश प्राप्त हो, यानी कि लाभ में हिस्सा हो, या फिर उसे ब्याज प्राप्त हो, तभी वो किसी धन का लेन देन करेगा कोई, या तो उसको प्रॉफिट मिले या फिर ब्याज प्राप्त हो। तो इसका मतलब क्या है कि इस मार्केट में ऐसे लोग हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें धन देने की आवश्यकता होती है। तो वो दोनों पक्ष जब अपने धन को एक दूसरे के पक्ष में आपस में लेन देन करते हैं तो वही मार्केट होता है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, अब अगर देखेंगे तो इसके दो प्रारूप होते हैं।
एक होता है संगठित और एक होता है गैर संगठित। इसकी चर्चा हम लोग अभी डिटेल में करेंगे कि संगठित मार्केट क्या होता है। देखिए, प्रारूप की बात करें अगर, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए वित्त बाजार। इसके अगर प्रारूप की बात करें, तो इसके दो प्रारूप हैं। असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड, और संगठित। इसके अलावा इसके दो भाग भी हैं। भाग कौन कौन से होंगे? मार्केट में दो प्रकार से पैसा दिया जा सकता है, या तो कम समय के लिए पैसा दिया जाएगा या फिर दीर्घ अवधि के लिए पैसा दिया जाएगा, ज्यादा समय के लिए पैसा दिया जाएगा। तो क्या कह सकते हैं आप, दो भागों में बांट सकते हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक जो मार्केट होगा उसमें लेस देन 1 ईयर, या फिर आप कह सकते हैं 364 डेज, बस इतने दिन के लिए ही पैसे का लेन देन होता है, और इसी को कहते हैं मुद्रा बाजार, यानी कि मनी मार्केट। ठीक है ना। फिर दीर्घकालिक, दीर्घकालिक में मोर देन 1 ईयर, या फिर 365 डेज या उससे ज्यादा समय के लिए जो पैसे का लेन देन या धन का लेन देन होता है वो दीर्घकालिक यानी कि पूंजी बाजार में होता है, कैपिटल मार्केट। अगर कम अल्प समय के लिए पैसे का लेन देन हो रहा है, धन का लेन देन हो रहा है, तो वो मुद्रा बाजार के अंतर्गत होगा, मनी मार्केट के अंतर्गत होगा। और अगर 1 साल या 365 डेज या उससे ज्यादा समय के लिए धन का लेन देन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, तो फिर वो पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट के अंतर्गत होगा। अब आप ऐसे समझिए कि जो इंडियन मार्केट सिस्टम है, मनी सिस्टम, मनी मार्केट है। अब बात करते हैं इंडियन मनी मार्केट की, मुद्रा बाजार की। इंडियन मनी मार्केट, यहां तक किसी को कोई डाउट? फाइनेंशियल सिस्टम में हम लोग अब मनी मार्केट की बात करेंगे जो अल्प समय के लिए होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें यही लिख सकते हैं कि मुद्रा बाजार किसी अर्थव्यवस्था का एक अल्प अवधि वित्तीय बाजार है। ओके, मनी मार्केट में क्या होता है कि अल्प समय के लिए होता है। इस बाजार में, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मुद्रा का विनिमय, मुद्रा का, पैसे का ही लेन देन होना है, मुद्रा का विनिमय व्यक्तियों या समूहों के द्वारा किया जाता है। समूहों में कौन कौन सा आ जाएगा? तो सरकार, वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान, कंपनियां, ये सारी समूहों के अंतर्गत आ जाएंगे।
तो इस बाजार में जो मुद्रा का लेन देन है वो या तो पर्सन करेंगे या फिर समूहों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है। और चूंकि अल्प अवधि के लिए होता है तो इसमें दरों का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है एवं दिन प्रतिदिन, लिख लीजिएगा ये आप लोग, दिन प्रतिदिन, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के बाद जब मेरा कंप्लीट हो जाए, एवं दिन प्रतिदिन व्यापार में नकदी की उपलब्धता तथा मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करता है। जो इस मार्केट में, मनी मार्केट में जो दरों का निर्धारण होता है, रेट्स का जो निर्धारण होता है वो बाजार के द्वारा होता है कि बाजार में पर डे के, चूंकि ये अल्प समय के लिए होता है, कभी कभी तो दिनों में होता है, घंटों में, महीनों में होता है, तो पर दिन प्रति मांग, मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, इस आधार पर रेट्स को तय किया जाता है। अब देखिए कितनी तेज सिस्टम हो गया है। पहले क्या था कि ये जो लोगों में पैसे का लेन देन होता था, क्या होता था, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में होता था। फिर पैसे का टेलीफोनिक लेन देन शुरू हो गया कि लोगों ने फ़ोन किया, आपके पास पैसा पहुंचा दिया गया। इसके बाद इंटरनेट का युग आया। इंटरनेट ने क्या किया, डिजिटल बैंकिंग को शुरू किया, सूचना प्रौद्योगिकी को अपना लिया और इससे बाजार पूरा ऑनलाइन हो गया। अब बाजार में ऑनलाइन होने के कारण क्या हुआ है कि इसमें जो बिचौलिए हैं, ठीक है ना, उनकी भी भूमिका बढ़ गई है। मतलब कि बाजार में जो लेन देन है वो बिचौलियों के माध्यम से, जिनको आप दलाल कहते हैं खास तौर से, ठीक है ना, उनके बिचौलियों के माध्यम से, या फिर इस मनी मार्केट में सीधे व्यावसायिक जो फर्म्स होती हैं या व्यावसायिक जो पक्ष होते हैं वो सीधे क्या कर सकते हैं, व्यापार को कंडक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में मनी मार्केट की यानी कि मुद्रा बाजार की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरी है कि एक अच्छी आर्थिक प्रणाली के लिए एक अच्छी मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है, क्यों जरूरी है ये, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आर्थिक प्रणाली जब कार्य करती है तो इसका मतलब है वो चाहती है कि आय बढ़े, इनकम बढ़े। इनकम कैसे बढ़ेगी? अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो आधुनिक समय में जो उत्पादक संपत्तियां हैं, इनको बनाना या इनका निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। आप फैक्ट्री लगा पाएं, ठीक है, और फिर उसको चला पाएं। देखिए फैक्ट्री लगाना और उसको चलाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लगा तो सकते हैं आप, लेकिन चला पाएं प्रॉपर तरीके से ये कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब क्या, जो उत्पादक संपत्तियां हैं उनका निर्माण कोई आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि दीर्घकालीन प्रकृति की पूंजी तो आवश्यकता होती ही होती है, उससे आप फैक्ट्री बना लेंगे, लेकिन जो अल्पकालीन जो पैसे की आवश्यकता होती है डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना भाई, जो कैपिटल आपको चाहिए होगी वो कैपिटल आप ले लेंगे, कहां से ले लेंगे? लोन ले लेंगे, या फिर आप कॉरपोरेट बॉन्ड जारी कर देंगे, वहां से आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे, डिबेंचर से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, बात समझिए, शेयर से पैसा इकट्ठा कर लेंगे। ये तो कैपिटल आप इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन क्या इस कैपिटल से आप अपनी फर्म को आगे चला पाएंगे? नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कहां से आती हैं? पूंजी बाजार से आती हैं। लेकिन कंपनी की स्थापना करना अलग बात होती है, लेकिन कंपनी को डे टू डे लाइफ में रन कराना, डे टू डे लाइफ में एक्सपेंडिचर करना, ये अलग होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कैश मिसमैनेजमेंट होता रहता है। इसी कैश मिसमैनेजमेंट को
कवर करने के लिए और डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस को करने के लिए हमें मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। एक अच्छी अगर मुद्रा बाजार है, ठीक है ना, जो हमें कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, पक्षिकों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है ना, इतने ही समय के लिए हमें आवश्यकता होती है। तो ये अगर हमें पैसा मिल जाएगा तो फिर क्या होगा कि अगर इस कैश की आपूर्ति हो जाएगी तो जो इंडस्ट्री है, जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, या जो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए, कार्यशील पूंजी चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो चाहिए हमें, उसकी कमी नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब जो उत्पादन है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो अच्छे से संचालित होती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये चाहिए कितने दिनों के लिए होता है? जैसा मैंने बताया, अल्प अवधि क्या होता है? तो मैक्सिमम 364 डेज के लिए, एक साल भी नहीं हो सकता है। इस लघुकाल की अवधि यानी कि जो अल्पकाल है उसकी अवधि कितनी होती है? 364 डेज। इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाए फिर कहें ये तो बताया नहीं गया था हमें। ये जो लघु काल है इसकी अवधि 364 डेज तय की गई है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आर्थिक प्रणाली है उसमें मुद्रा बाजार की क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है? देखिए, कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए अगर हमें टाइम पे ना मिले तो जो हमारी फर्म है या जो व्यावसायिक उद्यम है वो बंद हो सकते हैं। समझ गए बात को? या बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो फर्म की अगर इस स्थिति में पहुंच जाएगा तो उसकी देनदारी भी तो प्रभावित होगी। बताइए, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि फर्म कोई ऐसे तो बनाए नहीं उसने अपनी कैपिटल लगा के, उसने भी कैपिटल कहीं से लिया हुआ है, और फिर फर्म बंद हो जाएगी तो उसकी देनदारी प्रभावित हो जाएगी। जब वो देनदारी प्रभावित होगी उसकी, तो इसका मतलब है कि उसे असफल भी घोषित किया जा सकता है, असफल भी घोषित किया जा सकता है। तो अब अगर वो एक बार असफल हो गया तो मार्केट से उसकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाएगी। और अगर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि इस प्रकार से अगर एक एक करके लोगों की या उद्यमियों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो इस अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, किसी भी अर्थव्यवस्था पर, और इस प्रकार की एक चेन ना बने नेगेटिविटी की, इसको बचाने के लिए हमें एक अच्छी मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। तो समझ गए आप? आवश्यकता है ताकि हम संगठित होकर एक वर्क कर सकें। और भारत की अगर बात करें तो भारत में मुद्रा बाजार लगभग 3 दशक पुराना है। ओके, चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। 3 दशक जो भारत का मुद्रा बाजार है वो 3 दशक पुराना है, कैसे? चलिए, भारत में मुद्रा बाजार भारत में मुद्रा बाजार देखिए, भारत में जो मुद्रा बाजार आया उसके लिए कुछ कमेटियां बनी। पहले बनी चक्रवर्ती कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी। ओके, 1985 में इसने पहली बार देश में एक संगठित मुद्रा
बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। चक्रवर्ती कमेटी बनी 1995 में। इसने पहली बार देश में एक संगठित मुद्रा बाजार की, असंगठित नहीं, संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। ओके, फिर बनी बाथुल कमेटी। 1987 में, और इसने, बाथुल कमेटी ने भारतीय मुद्रा बाजार का खाका तैयार कर दिया कि कैसे ये मुद्रा बाजार कार्य करेगा, कैसे रेट तय होंगे। दो प्रकार के मुद्रा बाजार हैं, यहीं से शुरू करते हैं। संगठित, असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार। ठीक है, पहला है असंगठित मुद्रा बाजार। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, असंगठित मुद्रा बाजार से। क्या है असंगठित मुद्रा बाजार? मतलब कि असंगठित का मतलब ये आप मत सोचिएगा कि इनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, बस ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ओके, संगठित मुद्रा बाजार की भांति इनकी जो गतिविधियां होती हैं वो विनियमित नहीं होती हैं, रेगुलेट नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें सरकार मान्यता दे देती है। तो आप लिख लीजिए, संगठित मुद्रा बाजार की भांति इनकी गतिविधियां विनियमित नहीं होती हैं, किंतु इन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ओके, इनमें से कुछ विनियमित होकर एक संगठित बाजार में शामिल हो गए शुरुआत में। ठीक है, जैसे एनबीएफसी बन गए कुछ लोग। फिर जो नहीं बन पाए, अब एनबीएफसी जैसे 1997 में ये कंसेप्ट आया और आरबीआई इसको रेगुलेट करने लगा, तो ये तो रेगुलेशन के अंतर्गत आ गए। लेकिन जो नहीं बन पाए उसमें से कौन कौन से लोग हैं? 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अनियमित हैं, अनियमित। 3 प्रकार के असंगठित क्षेत्र भी हैं भारत में। पहला है अनियमित गैर बैंकिंग बिचौलिए। दूसरा है देसी बैंकर, और तीसरा है साहूकार। ओके, इनकी एक एक करके चर्चा देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले देखते हैं अनियमित गैर बैंकिंग बिचौलिए। ओके, इसका आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अगर हम एग्जाम्पल दे दें आपको। ये बेसिकली रेगुलेट नहीं होते हैं, इसीलिए इस तरीके के कांड हो जाते हैं। जैसे आप चिट फंड सुनते हैं, चिट फंड, ये इसके अंतर्गत आते हैं, अनियमित गैर बैंकिंग बिचौलियों के अंदर। ये क्या करते हैं? लोगों से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और फिर उसे बहुत अधिक ब्याज पर लोगों को या तो देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ब्याज बहुत अधिक लिया जाता है, ब्याज अधिक होता है अनियमित गैर बैंकिंग के साथ। इसका मतलब है ये शोषक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब है अब ये सीमित हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा
नहीं है। ठीक है ना। दूसरा है देसी बैंकर। देसी बैंकर किसी व्यक्ति अथवा किसी कंपनी के रूप में ये काम करते हैं और ये जमा भी स्वीकार करते हैं और लोगों को उधार भी देते हैं। ठीक है, ये जमा स्वीकार करते हैं और उधार धन देते हैं। भारत में टोटल अभी 4 बैंकर हैं, देसी बैंकर, जो काम कर रहे हैं। कौन कौन? देखिए, पहला है गुजराती सराफ, गुजरात बंबई वाले एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं। मुल्तानी या शिकारपुरी सराफ, ये भी उसी एरिया में काम कर रहे हैं। तीसरे हैं मारवाड़ी, कायस, और चौथे हैं चोटियार, जो दक्षिण भारत में कार्य कर रहे हैं। ये 4 देसी बैंकर हैं वर्तमान में जो काम कर रहे हैं। ओके, तीसरा पार्ट है हमारा, जो टाइप है साहूकार। आपको पता है ये स्थानीय प्रकृति के होते हैं और इनकी प्रकृति सबसे ज्यादा शोषक होती है। सबसे ज्यादा ब्याज ये साहूकार ही लेते हैं। अच्छा, अभी भी हमारे पास इतना बड़ा असंगठित मुद्रा बाजार कैसे बचा हुआ है? क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी मुद्रा बाजार अविकसित है। हम पूरी तरीके से इसको विकसित नहीं कर पाए। ठीक है ना। फिर इसके अलावा संगठित बाजार तक सबकी पहुंच नहीं है। संगठित बाजार तक पहुंच ना होना। इसके अलावा संगठित बाजार में तक, मतलब जो उसकी उपस्थिति है संगठित बाजार की, वो ना होना। संगठित बाजार की उपस्थिति का ना होना। फिर मुद्रा बाजार में बहुत से ऐसे जरूरतमंद ग्राहक हैं जो वर्तमान में संगठित मुद्रा बाजार में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन वो इसके दायरे से बाहर हैं। तो आप लिख सकते हैं मुद्रा बाजार में बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जो इस बाजार में, यहां जरूरतमंद लिख लीजिए, जरूरतमंद ग्राहक हैं जो इस बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं, किंतु वो अभी बाहर हैं इससे। इसके अलावा एक और कारण है कि अभी हम जो हमारा असंगठित मुद्रा बाजार है उसका ये है कि अभी भी छोटे जो व्यवसायी हैं उनको अनुमति नहीं मिली है। यानी कि संगठित मुद्रा बाजार में अभी भी ग्राहकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। यानी कि आप कह सकते हैं प्रतिबंधात्मक प्रकृति का है। ओके, मतलब छोटे व्यवसायी आप देखो अभी भी इससे बाहर हैं, उनको किसी प्रकार के धन की आवश्यकता पड़ती है तो आज भी साहूकारों पे ही डिपेंडेंट हैं। जो छोटी जगह में जो व्यवसाय करते हैं वो आज भी किस पे डिपेंडेंट हैं? साहूकारों पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक था, आपने इन्फ्लेशन को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, और हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम शुरू कर दिया है। हम मुद्रा बाजार पढ़ रहे हैं। मुद्रा बाजार में आपने असंगठित मुद्रा बाजार कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में संगठित मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।